हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक दिग्गज बैंक और उसका नाम है आपका HDFC बैंक। रिसेंटली HDFC बैंक के ऊपर आप लोगों ने मल्टीपल कमेंट्री सुना होगा, मल्टीपल लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन इसको लेके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाया। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को लोग एड्रेस ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसको लेके आता है, क्या HDFC बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, यानी सबसे पहले हमें इसका यस और नो आंसर फाइंड करना होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कब हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हमें यहां पे वेट करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। अब इंतजार हम करेंगे क्यों? क्योंकि यहां पे हमें लगता है कि HDFC बैंक और ज्यादा नीचे गिरेगा, ये हमें लोअर लेवल पे मिल सकता है और यहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हमें बेहतर लेवल मिलेगा, बेहतर अपॉर्चुनिटी देगा और बेहतर रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो इन जनरल यही सारे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं और इन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर अभी तक नहीं मिल पाया और इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहाँ पे हम टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एंगल्स भी लेंगे। नंबर ऑफ ब्रांचेज कितने हैं, किस रेशियो से ब्रांच इंक्रीज हो रहा है, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल और क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि HDFC बैंक में आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछ के टॉपिक की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि HDFC बैंक अगले 3 से 4 साल या फिर 5 साल में डूब सकता है, यस बैंक वाला हालत हो सकता है? तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक और पूछना चाहूंगा, आप में से मैक्सिमम लोगों के पास HDFC बैंक में अकाउंट तो होगा ही, तो क्या HDFC अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो पहले से प्रॉब्लम नहीं था, या फिर वहाँ पे लॉग इन करने में दिक्कत हो रही है या फिर फंड विड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस HDFC बैंक ने लगाया या फिर नहीं लगाया? तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर है नहीं। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर हम कस्टमर एंगल से देखें तो HDFC बैंक में 1 साल पहले जितना ट्रस्ट था आज भी उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट बना हुआ है, यानी ट्रस्ट इशू यहाँ पे नहीं है, यानी इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या इस स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना, इसका हमें आंसर मिल गया है और इसका आंसर है यस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना वो कब करना है, क्या यहाँ पे हमें वेट करना है या फिर HDFC बैंक में और गिरावट आएगा हम लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इन सारे का आंसर हम फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं, फिर हम आएंगे इसके टेक्निकल एंगल पे और फिर फाइनली हमारा एक कंक्लूजन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको एक न्यूज़ से शुरुआत करता हूँ और लास्ट 1 ईयर में देख सकते हैं इसने 1500 ब्रांचेज ऐड किए हैं और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज प्राइवेट सेक्टर में सबसे हाईएस्ट ऑलरेडी था और ये भी और ज़्यादा हाई हो गया, यानी इसके पास 7800 ब्रांचेज हो गए हैं। इसके पीयर्स से भी हम कंपेरिजन करेंगे, लेकिन सबसे हाईएस्ट ब्रांचेज हैं और अगले कुछ सालों में बात करें तो लगभग आपका 1000 ब्रांचेस हर साल ऐड होते रहेंगे, अगर हम एटलीस्ट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स की बात करें, यानी नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में ये हमें ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाने वाला है। अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचेस की ही बात करें, और नंबर ऑफ ब्रांचेस का मतलब है कि इसके पास अच्छा खासा बिजनेस आने वाला है, क्योंकि HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी दिग्गज है, एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं है कि भाई मुंह उठा के कहीं भी जाके अपना ब्रांच खोल देगा और उसके कारण से इसका NPA या फिर और भी कुछ निगेटिव इंपैक्ट करेगा। ये सारा कुछ सोच समझ के करता है, इसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो जो भी कुछ होगा वहाँ से रेवेन्यू इसका इंक्रीज होगा। और HDFC बैंक में पोटेंशियल है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस जितना अभी है अगले 4 से 5 साल में वो डबल कर सकता है। और एक चीज़ डबल होने का मतलब है कि इसका सारा कुछ अगले 4 से 5 साल में डबल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इसके पीयर्स से कंपेरिजन करते हैं कि उसके पास कितना ब्रांचेज है, नहीं है। तो यहाँ पे हम आ गए विकिपीडिया के पेज पे, यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, HDFC की बात करें तो देख सकते हैं 7860, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका ICICI बैंक, इसके पास है 5266 ब्रांच। डिफरेंस आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे आता है आपका एक्सिस बैंक, जिसके पास है 4594 ब्रांच। तो डिफरेंस देख सकते हैं, हर एक चीज़ में HDFC बैंक आपका लीडरशिप मेंटेन किए हुए है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें
तो बैंकिंग सेक्टर में ये दिग्गज है, ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक का ज़्यादा होता है, प्राइवेट बैंक का कम होता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में भी सबसे ज़्यादा इसके पास है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पे हम HDFC बैंक के फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले देख सकते हैं HDFC बैंक आज भी लगभग आपका 0.5% का गिरावट दिखाया है और पिछले कुछ दिनों में ये जबरदस्त गिरावट दिखा है। अब गिरने का पीछे का रीजन क्या है, रीजन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। HDFC बैंक की तरफ से ही बताया गया कि अगले कुछ टाइम तक जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी ये आपका कम हो सकता है। दूसरा, आपका यहाँ पे एनपीए जो है ये इंक्रीज हो सकता है। दोनों ये बैंक के लिए नेगेटिव है और जितना लोग उम्मीद कर रहे थे उससे कम निम्स हमें यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा एनपीए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो हैवी वेटेज का मर्जर हुआ, HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हुआ। तो यहाँ पे सारा कुछ सेटल होने में, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यही हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये जो बैंक है ये आपको बहुत कम इतने लोअर लेवल पे मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि हर एक साल पिछले 10 साल से अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 15% के CAGR के साथ ग्रो किया और इसमें इतना पोटेंशियल है। और HDFC बैंक के मैनेजमेंट का भी मानना है कि अगले 3 से 4 साल का अगर हम व्यू देते हैं तो 15% और इनफैक्ट 20% के CAGR के साथ भी ये ग्रो करता हुआ दिख सकता है। यानी अगले 4 से 5 साल में ये अगर आपका डबल भी कर दे तो कोई सरप्राइज नहीं होना। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है। अब यहां पे सबसे पहले आप प्रीवियस 4 साल का ही आप इसके फाइनेंशियल हिस्ट्री को देख ले, फंडामेंटल्स को देख ले। सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स देख सकते हैं यहां पे ऑलमोस्ट आपका 70% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी हमें जबरदस्त परसेंटेज वाइज में तेजी देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे लगभग आपका 34,000 करीब था और अब आपका ये इंक्रीज होकर 61,500 हो गया, यानी ऑलमोस्ट ये आपका डबल हो गया। और इसी तरीके का इंक्रीजमेंट हमें अगले 4 से 5 साल में भी देखने को मिल सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है दोनों के मर्जर के बाद। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी देख सकते हैं ऑलमोस्ट आपका डबल हो गया है। तो EPS की भी बात करें तो EPS भी आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इसी तरह का रिटर्न अगले 4 से 5 साल में हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सारा कुछ सेटल होगा, एडजस्ट हो जाएगा, फिर ये आपके हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पे, कस्टमर बेसिस पे, ट्रस्ट बेसिस पे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मर्जर के बाद जो थोड़ा बहुत इशू आता है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो HDFC बैंक को अभी आप खाली बस की तरह ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम लोग हैं और अभी आपको अच्छे से जगह मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये सारा कुछ एडजस्ट होगा, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, फिर ये आपको ओवर क्राउडेड बस हो जाएगा, फिर आपको मनपसंद सीट यहाँ पे नहीं मिलेगा। दैट मीन्स मनपसंद लेवल आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब जो छोटा मोटा इवेंट आता है इसके लिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो लोग HDFC बैंक में कई सालों से इन्वेस्टेड हैं उनको इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग तो इन सारे इवेंट को देख भी नहीं रहे, ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, ट्रैक भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली 1 से 2 साल तक ऐसा रहेगा, फिर अल्टीमेटली ये वापस से ट्रैक पे आएगा, फिर ये जबरदस्त तेज दौड़ लगा सकता है। तो हम कुछ भी कंक्लूजन पे आने से पहले हम इसके टेक्निकल फैक्टर को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसके बैलेंस शीट को भी एक बार देख लेना। बैलेंस शीट को भी अगर आप देखें तो हर एक जगह आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगे। बस जो एजम्पशंस है कि अगले 1 क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट 1 ईयर तक थोड़ा बहुत एनपीए पे प्रेशर आ सकता है और निम्स पे प्रेशर आ सकता है, वही एक इश्यू है। बाकी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं बताएगा। तो हम इसके पीयर्स से भी कंपेरिजन कर लेते हैं। अगर हम इसके पीयर्स से कंपेरिजन करें, सबसे पहले ये जो आपका निम्स है इसी में एक इशू आ रहा है, यानी जितना इंटरेस्ट अर्नड है ये थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि HDFC बैंक आपका वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व था और जो HDFC था वो लैंडिंग का काम करता था। अब दोनों एक साथ मर्जर हुआ है तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में टाइम लग सकता है। वही
एक प्रॉब्लम है। बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कैप देख सकते हैं, पीई देख सकते हैं, पीवी देख सकते हैं, आरओई देख सकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कहीं से भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा। बस एक ही चीज कमी देखने को मिलेगी, लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस, और यही परफॉर्मेंस आपको आगे भी रिपीट हो सकता है, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट पे। तो चलिए अब हम इसके टेक्निकल फैक्टर पे बात करते हैं। अब हम आते हैं एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल फैक्टर पे। तो एचडीएफसी बैंक में जब से ये न्यूज आया है, देख सकते हैं ये लगभग आपका 1680 के लेवल से ऑल द वे आपका 1540 के लेवल तक आ गया, यानी अच्छा खासा गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया है। अब यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट किन लोगों को करना। सबसे पहले अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी कर रहे हैं या फिर एफडी किए हुए हैं तो एफडी को ब्रेक करके आप इस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एफडी से मैक्सिमम आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप यहां पे 2 से 3 साल तक का व्यू लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम आपको 15% के CAGR के साथ ये आपको ग्रोथ दिखाएगा, यानी अगले 3 साल में 15% का रिटर्न आपको एनुअली देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले यहां पे अगर आप देखें तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। क्यों सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे लास्ट टाइम जो प्राइस आया था, देख सकते हैं 11 नवंबर 2022 को इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकला था। पहले ये लेवल रेजिस्टेंस था, इसके बाद ये लेवल सपोर्ट बन गया, और जब से ये लेवल सपोर्ट बना है इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। एचडीएफसी बैंक यहां पे भी नीचे आया था और इसी पॉइंट से फिर से रिवर्सल दिखा के वो आपका 1700 के लेवल पे गया था, वापस से फिर से नीचे आया, लेकिन इस लेवल से ऊपर से रिवर्सल दिखा दिया, इस बार फिर से इस लेवल को टच किया है, तो इस लेवल के आसपास ही मूव कर रहा। और अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत लगभग आपको 5% से 10% का और गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा गिरावट की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो हमें जब 5% से 10% का गिरावट देखने को मिल सकता है तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा। इसलिए क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा पैसा आप यहीं पे लगा दीजिए। जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जितना पैसा भी आप लगाने के बारे में सोच रहे हैं, 50% आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, यानी उसका आधा पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि यहां से अगर रिवर्सल लिखा है तो आपके पास कुछ ना कुछ कैपिटल रहेगा जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाकी 15% कब करना है, सॉरी बाकी 50% का कब करना है, आप यहां पे 5% या 10% अपने हिसाब से देख लीजिए। जब भी अगला गिरावट देखने को मिलता है तो उसमें से आधा, यानी जितना 50% बचा है उसमें से आधा फिर से आप 25% इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अगला 5 से 10% के गिरावट पे फिर से आप 25% का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यानी लगभग आपको यहाँ पे 10 से 15% का गिरावट का स्कोप है। और इतना गिरावट आता है तो आपके पास पैसा है लगाने के लिए, और इससे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद आप इस दिग्गज में नहीं कर सकते आफ्टर मर्जर। और अगर गिरावट दिखाता भी है तो इतना ही शार्प हमें रिकवरी भी देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल फैक्टर से भी यहाँ पे एक बेहतरीन लेवल है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देख सकते हैं 2 दिन से हमें इसी लेवल पे देखने को मिल रहा है। और तीसरा पॉइंट टेक्निकल फैक्टर पे अगर हम बात करें तो अगर हम कैंडल को जूम करें और कल के कैंडल पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे आपका एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है। और डोजी कैंडल हमें क्या दिखाता है, हमें यहाँ पे दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ लगभग एक बराबर, यानी ये आपका इनडिसाइसिव कैंडल है। और ये हमें कई बार ट्रेंड रिवर्सल को भी इंडिकेट करता है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करता भी है तो हम इसके लिए पहले से तैयार है, और इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये कहाँ पे आ सकता है, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो इसके लिए हमें इसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पे जाना होगा। तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम गिरावट की बात कर ले तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आता हुआ दिखेगा, यानी लगभग आपका 1380, या फिर आप यहाँ पे राउंड फिगर में बात कर ले तो 1400 से 1350 इस लेवल तक मैक्सिमम आ सकता है। इससे नीचे जाने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 50% आप यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उसके बाद आप 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में जो भी आपको सही लगता है उसके हिसाब से आप इस लेवल तक अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी आपको एफडी या फिर दूसरे बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स आपको रिटर्न देगा उससे ज़्यादा आपको एचडीएफसी बैंक जरूर रिटर्न देगा। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बता रहा हूँ।
बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, आपको जो भी कुछ लगता है आप अपना सोच समझ के ट्रेडिंग डिसीजंस लीजिएगा। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।